एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोग का प्रतिभा एकेडमी पर। आप सभी लोग को पता है कि EMRS KVS NVS का जो आपका टीयर 1 होना था वो हो चुका है और आप में से बहुत सारे लोग टीयर 2 का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बॉर्डर पे भी हो तो तैयारी जरूर कीजिए, खास करके जो स्टूडेंट EMRS का फॉर्म भरे थे, क्योंकि दोस्तों EMRS में आपका लैंग्वेज क्या था, क्वालिफाइंग था। और आपको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि लैंग्वेज में कितने सारे बच्चे फेल हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, मैं कह सकता हूं कि 10 में 6 बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज में क्या है, फेल है। तो आपको नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाएगा। इसी वजह से जो भी बॉर्डर पे भी स्टूडेंट है, आप लोग तैयारी मत छोड़िए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो आपका EMRS KVS NVS का TGT लाइब्रेरियन का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका टोटल 6 यूनिट है EMRS KVS NVS में लाइब्रेरी साइंस का, वो आपका कंप्लीटली रिवीजन हो जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग सारा का सारा यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के बुक से करेंगे। और आप लोग यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के बुक से इसी वजह से कीजिए क्योंकि देखिए ये किसका क्वेश्चन है, NVS का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, KVS का क्वेश्चन है। इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारा का सारा आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बुक से बेहतरीन बुक आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। आप लोग को अगर याद हो तो जब आपका कंप्यूटर का एग्जाम होना था, EMRS का, KVS का, NVS का, तो आप लोग को मैंने बोला था कि यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का आप लोग बुक करके जाइएगा। और आप देखे होंगे कि जो आपका EMRS का एग्जाम हो या आपका KVS NVS का एग्जामिनेशन हो, कंप्यूटर का सारा प्रश्न आपका यूथ पब्लिकेशन के बुक से ही आया था। और आए भी क्यों ना, क्योंकि इस बुक के अंदर क्या है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। अब बहुत सारे बच्चों को लगा, अरे बुक से कहां था भाई, तुमने बुक को कितने बार लगाया था, ईमानदारी से बताओ तुमने कितने बार लगाया था। जो बच्चे बुक लगा के गए थे वो पेज तक भी बता देंगे कि कौन से पेज से क्वेश्चन आया था। यही नहीं, जो आपका मैथ का पेपर आया था वो भी यूथ पब्लिकेशन के बुक से आया था। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं, इधर उधर का बुक मत पढ़िए। लेकिन आप लोग को क्या है, पैसा इधर उधर दे रहा है, आप लोग हमेशा ऑथेंटिक बुक पढ़ के जाइए। तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का ये बुक पढ़ के जाइए। इससे मैं आपको क्या करवा रहा हूं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आप लाइब्रेरी साइंस कभी भी नहीं पढ़े हो तो भी आपको समझ में आएगा। मैं आपको एकदम हाथ पकड़ के अच्छे से छोटे बच्चे की तरह आपको एक एक चीज समझा दूंगा, आपको लाइब्रेरी साइंस से प्यार करवा दूंगा, ठीक है। साथ में दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग ये बुक का यूज कीजिए। ये बुक आपका इंग्लिश में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर इस बुक का PDF कहाँ पे मिलेगा। तो प्रतिभा एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे ये दोनों बुक मैंने डाल दिया है। ये दोनों बुक को आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन इस बुक का यही एक आप कह सकते हो ड्रॉबैक है कि ये बुक आपका इंग्लिश में ही आता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बुक को आपको हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दें, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। क्योंकि हम लोग मेहनत किसके लिए करेंगे, आप ही लोग के लिए तो करेंगे। लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव के लिए इस बुक को आप जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए ये आपका CBSE के द्वारा बनाया गया बुक है। तो आपका जो भी डिस्क्रिप्टिव का प्रश्न होगा वो इन्हीं दोनों बुक से होगा। और अगर आप ये पढ़ के जाते हो तो आप यकीन मानिए आप एग्जामिनेशन को अच्छे से दे के आओगे। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये था कि हम लोग आपके लिए KVS NVS और EMRS के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो होगा दोस्तों, आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, कहीं पे भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है जिससे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का क्या हो, तैयारी हो। ऑब्जेक्टिव का तैयारी तो हर जगह करवाया जा रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का तैयारी कहीं पे नहीं करवाया जा रहा है। इसी वजह से हम लोग आपके एग्जामिनेशन से पहले तक टोटल 30 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। इस टोटल 30 प्रैक्टिस सेट के अंदर एक प्रैक्टिस सेट में, अगर हम लोग बात करें कि एक प्रैक्टिस सेट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, तो एक प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका 15 क्वेश्चन होगा। ये जो 15 क्वेश्चन होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आप देख सकते हो, मैं आपको सैंपल पेपर के तौर पर दिखा देता हूं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को दोगे तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको आंसर लिखना आ जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको कितने वर्ड में जवाब देना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो आपका सैंपल पेपर है उसका आप लोग आंसर की भी प्रोवाइड करते हो क्या। तो ये देखिए, हम लोग मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करते
करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। ये अभी इंग्लिश था, ये देखिए ये आपका हिंदी का एक्सप्लेनेशन है और इसको आज हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि जो हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं वो किस टाइप से करते हैं, क्या अप्रोच लेते हैं। तो अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप क्या कीजिएगा, प्रतिभा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रतिभा एकेडमी डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज को आप 499 में ले सकते हो, या आप लोग कॉल कर लीजिएगा 9430851094 पे, आपको वहां पे सारा इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा। दूसरा बात दोस्तों, प्रतिभा एकेडमी ऐप पे चैप्टर वाइज आपके लिए फ्री में टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग आपके लिए 2 सैंपल पेपर फ्री में भी वहां पे अपलोड किए हैं, तो आप लोग प्रतिभा एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां पे देखिएगा कि आपका जो सैंपल पेपर है, अगर आप उस सैंपल पेपर को लगाते हो तो आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपसे, कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर का तैयारी कैसे करना है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, केवीएस और एनवीएस का। साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने 5 से 6 बेसिक क्वेश्चन लिया है आपके वार्म अप के लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे बातें बताऊंगा, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक क्वेश्चन देखते हो, उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपका उससे 7 से 8 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस स्टार्टेड। आपसे पूछ रहा है पुस्तकालय विज्ञान में पहला प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा था ये पहले नहीं था। तो इसके लिए जो आपके सर सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड थे, जो क्या थे, जो आपके बड़ौदा के राजा थे, वो जब अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में देखते हैं कि वहां का जो पुस्तकालय सिस्टम है वो काफी ज्यादा डेवलप है, तो वो चाहते हैं कि हमारे भारत में भी क्या हो, इस टाइप का कुछ व्यवस्था हो। तो इसी के वजह से वो क्या करते हैं, वहां पे मेलविल डेवी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप भारत आइए। लेकिन मेलविल डेवी क्या बोलते हैं, मना कर देते हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे। और उसके बाद वो क्या करते हैं, मेलविल डेवी से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि जाइए आप हमारे शिष्य W.A. बॉर्डन को भारत लेके जाइए। किसको लेके जाइए, W.A. बॉर्डन को भारत लेके जाइए, ठीक है। तो W.A. बॉर्डन भारत आते हैं। आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि W.A. बॉर्डन भारत कब आते हैं, तो याद रखना 1910 में आते हैं। कब आते हैं, 1910 में वो भारत आ जाते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा के राजा के द्वारा किसे बुलाया गया था, तो आप क्या बोलोगे, W.A. बॉर्डन को बुलाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसी टाइप से टाइम बढ़ता है। फिर आपका जॉन डिक्सन एक व्यक्ति थे, उनके अध्यक्षता में क्या होता है, सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए क्या होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया जाता है। कि पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या स्टार्ट होगा, डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और ये कब स्टार्ट होने का बात किया गया था, 1915 ईस्वी में बात किया गया था। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में जो सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान का जो महत्वपूर्ण कोर्स है वो कहां पे स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1915 में आपका सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हुआ था। कहां पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। उसके बाद टाइम आपका बढ़ता है, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट होता है। क्या होता है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट होता है। और ये कहां पे होता है आपका, तो मद्रास यूनिवर्सिटी में होता है। कहां पे होता है, मद्रास यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपसे सबसे पहला पूछा जाए कि सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हुआ था। कहां पे स्टार्ट हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में हुआ था। किसकी कहने पे हुआ था, तो जॉन डिक्सन की अध्यक्षता में हुआ था। किसके कहने पे हुआ था, जॉन डिक्सन की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सेकेंड, जो आपका सबसे पहले था वो आपका मद्रास यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। दूसरा जो आपका लाइब्रेरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो कहां पे स्टार्ट होता है, तो याद रखना ये आपका 1942 में कहां पे स्टार्ट होता है, आपका BHU में स्टार्ट होता है। मद्रास यूनिवर्सिटी में कब होता है, तो 1937 में होता है,
ठीक है। फिर आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसका कोर्स कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो याद रखना 1947 में स्टार्ट होता है और ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होता है। कहाँ पे स्टार्ट होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी टाइप से आपका टाइम बढ़ते जाता है और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका लाइब्रेरी साइंस का एक डिपार्टमेंट ही सेपरेटली बना दिया जाता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो कब बनाया गया था, तो आप लोग बोल देना 1946। कब बनाया गया था, 1946 में बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद एमलिप प्रोग्राम, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एमलिप प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग बोल देना एमलिप प्रोग्राम जो है ये आपका 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट हुआ था। एमलिप के बाद हम लोग का क्या स्टार्ट हुआ था, तो पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो इस टाइप से आपको चीजें को पढ़ना है, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो देखो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, पुस्तकालय विज्ञान में पहला प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, तो आप लोग बोल देना 1915 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आपका सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया था। और ये किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ये नाम भी याद रखना, जॉन डिक्सन के अध्यक्षता में। भारत में जो आपका पुस्तकालय शिक्षा था इसका स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, तो फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कौन जाने जाते हैं, तो आप लोग याद रखना सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड। वो कौन थे, तो बड़ौदा के शासक थे। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड किसको बुला के लाए थे अमेरिका से 1910 में, तो आप लोग क्या बोलोगे, W.A. बॉर्डन को बुला के लेके आए थे, ठीक है। तो याद रखना 1915 में आपका क्या स्टार्ट हुआ था, सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पहला 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी, सेकंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में 1942 BHU। आपके बाद बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1947 में AMU। DU में 1946 में एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया था अलग से। एमलिक प्रोग्राम 1949 में। तो ये सारा बात आप लोग याद रखना। और पीएचडी प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951। इसका भी श्रेय किसको जाता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ रहा है विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट फुल फ्लैश डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी था जहां पे लाइब्रेरी साइंस का फुल फ्लैश डिपार्टमेंट ही बनाया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आपका डिपार्टमेंट बन गया लाइब्रेरी साइंस का, तो वहां पे एमलिप प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 1949। फिर आपसे अगर पूछा जाए पीएचडी कौन स्टार्ट किया था, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा आपका जवाब 1951। तो क्लियर हो गया आपसे। अगर आपसे पूछा जाए सर्टिफिकेट कोर्स कहां पे स्टार्ट हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। कब, 1915। किसके अध्यक्षता में बताइए, तो जॉन डिक्सन के अध्यक्षता में। तो हम लोग इतने बार चीजों को रिपीट करेंगे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिब्रा। याद रखना दोस्तों, जो आपका लिब्रा है ये आपका एक फ्रेंच का वर्ड है। किसका वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है। और लिब्रा का मतलब होता है हाउस ऑफ बुक। क्या होता है, हाउस ऑफ बुक, यानी पुस्तकों का घर। और आप बताओ पुस्तकों का घर हम लोग किसको बोलते हैं, तो पुस्तकों का घर हम लोग लाइब्रेरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पुस्तकों का घर लाइब्रेरी को बोलते हैं। अगर दोस्तों आपसे किसी ने भी पूछा कि लाइब्रेरी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलना सर लाइब्रेरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्रंथालय। क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रंथालय। अगर आपसे कभी भी किसी ने पूछा कि उर्दू में लाइब्रेरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उर्दू में हम लोग लाइब्रेरी को बोलते हैं किताब का घर। क्या बोलते हैं, किताब का घर। अगर आपसे कभी भी किसी ने पूछा कि फ्रेंच में लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, तो फ्रेंच में हम लोग लाइब्रेरी को बोलते हैं बिब्लियोथेक। क्या बोलते हैं, बिब्लियोथेक। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए रशियन में क्या बोलते हैं लाइब्रेरी को, तो क्या बोलोगे, बिब्लियोटेक। क्या बोलते हैं, बिब्लियोटेक। इटालियन में अगर हम लोग बात करें, तो इटालियन में हम लोग बोलते हैं बिब्लियोटेका। क्या बोलते हैं इटालियन में, बिब्लियोटेका। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में लाइब्रेरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में लाइब्रेरी को लाइब्रेरी बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे लाइब्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर लाइब्रेरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्रंथालय। उर्दू में क्या बोलते हैं, तो उर्दू में हम लोग बोलते हैं किताब का घर। लिब्रा कैसा वर्ड है, तो लिब्रा जो है आपका फ्रेंच वर्ड है। क्या है आपका, फ्रेंच वर्ड। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिबर जो होता है दोस्तों ये आपका लेटिन भाषा है। ये क्या है आपका, लेटिन भाषा से लिया गया वर्ड है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। लिब्रा आपका एक फ्रेंच वर्ड है, लिबर आपका एक लेटिन वर्ड है। क्लियर हो गया। और लिब्रा का मतलब क्या होता है,
हाउस ऑफ बुक यानी पुस्तकों का घर। ठीक है, चलो अब आपसे पूछ रहा है, देखो द टर्म बिब्लोथिकर इज यूज्ड फॉर हुम। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका बिब्लोथिकर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर जो आपका बिब्लोथिकर शब्द होता है ये आपका लाइब्रेरियन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? लाइब्रेरियन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। आपसे पूछ रहा है किसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। तो आप लोग दोस्तों याद रखना सर सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड को, सर सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड को हम लोग क्या मानते हैं? फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया मानते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो आपके सर सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सर सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड का जो जन्म है वो कब हुआ, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर सियाजी राव गायकवाड़ का जो जन्म है वो आपका 11 मार्च 1863 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कौन से स्टेट में? तो आप लोग बोल देना महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ये आपका बड़ौदा रियासत के क्या थे? महाराजा थे। ये क्या थे? बड़ौदा रियासत के महाराजा थे। आप लोग याद रखना जब सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड 1904 में अमेरिका जाते हैं तो वो अमेरिका का जो लाइब्रेरी था, वहाँ का जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम था, जो वहाँ का फ्री एजुकेशन सिस्टम था, जो वहाँ का डेमोक्रेटिक आइडियाज वगैरह था, उनके ऊपर वो क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि भारत में भी इसी टाइप का पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम हो जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। इससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। तो वो अपने सोर्स से पता लगाते हैं कि आखिर अमेरिका में जो इतना लाइब्रेरी डेवलप हुआ है इसका श्रेय किसको जाता है। तो उनको पता चलता है कि मेलविल डेवी का श्रेय की वजह से जो अमेरिका का लाइब्रेरी है इतना ज़्यादा अच्छा है। तो फिर क्या करते हैं, सियाजी राव गायकवाड़ सर जो हैं उनसे मिलते हैं मेलविल डेवी से, लेकिन मेलविल डेवी को बोलते हैं कि चलिए आप हमारे भारत में जाके पुस्तकालय को डेवलप कीजिए। लेकिन मेलविल डेवी जो है मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं जा पाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जब सर सियाजी गायकवाड़ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो मेलविल डेवी बोलते हैं कि आप हमारे शिष्य W.A. बॉर्डन को लेके जाइए। फिर 1910 में कौन आते हैं? W.A. बॉर्डन भारत आ जाते हैं और वो क्या करते हैं? लाइब्रेरी साइंस को भारत में डेवलप करने के लिए काम करने लगते हैं। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि लाइब्रेरी मूवमेंट का जो जनक भारत में वो कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा सर सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। और किसके आने से लाइब्रेरी साइंस भारत में डेवलप होने लगता है? तो W.A. बॉर्डन, जिसको ही हम लोग बोलते हैं विलियमसन एंसन बॉर्डन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। W.A. बॉर्डन किसके शिष्य थे? तो मेलविल डेवी के शिष्य थे। फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया किसको जाना जाता है? तो सर सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड को जाना जाता है। ठीक है, ये कब आए थे भारत? 1910 में आए थे। ठीक है, और ये किसके शिष्य थे? तो मेलविल डेवी के शिष्य थे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर डिड डॉक्टर S.R. रंगनाथन प्रेजेंट द मॉडल ड्राफ्ट ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। आपसे पूछ रहा है डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के आदर्श प्रारूप को कहाँ प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन थे ये कौन है, इनका जन्म कब हुआ था। तो आप लोग बोलोगे सर जो आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन है इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म कहां पे हुआ था, तो आप लोग बोल देना डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जो जन्म था ये आपका सियाली में हुआ था। कहां पे हुआ था? सियाली। और ये जो आपका सियाली है ये कहां पे पड़ता है? तो आप लोग बोल देना मद्रास में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन का मृत्यु कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? 27 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 27 सितंबर को हुआ था। और 27 सितंबर ईयर क्या था? 1972। यानी हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन जो थे वो 80 वर्ष में उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन है इनके पिताजी का नाम क्या था, तो आप क्या बोलोगे? राममृत अय्यर। क्या था? राममृत अय्यर। और इनकी जो माता जी थी उनका नाम था सीता लक्ष्मी। दोस्तों अगर आप लोग बात करो इनके शादी का, तो इनका 2 शादी हुआ था। इनकी जो पहली वाइफ थी उनसे इनका शादी हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। और उनका नाम क्या था? रुक्मणी। जो दूसरा शादी हुआ था, पहला शादी किससे हुआ था? रुक्मणी से। और जो आपका दूसरा शादी हुआ था वो किससे हुआ था? शारदा से। किससे हुआ था? शारदा जी से। ठीक है, और इनके पुत्र जो है उनका नाम है योगेश्वर। क्या नाम है? योगेश्वर। तो ये बात याद रखिएगा। जो आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन है ये इनका बिजनेस क्या था, ये क्या क्या करते थे, तो ये बहुत बड़े लेखक थे, ये मैथमेटिशियन भी थे और लाइब्रेरियन तो थे ही थे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इनको पद्मश्री
पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और ये पद्मश्री अवार्ड कब मिला है, तो 1957 में मिला है। इनको रॉस साहब का पुरस्कार भी मिला है, और रॉस साहब का पुरस्कार कब मिला है, तो 1935 में मिला है। ठीक है, तो ये सारा बात आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार इनके सम्मान में डाक टिकट तक जारी कर चुका है, और डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो याद रखना, डाक टिकट जारी किया गया था 13 अगस्त 1992 में। तो अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन प्रेजेंट द मॉडल ड्राफ्ट ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के आदर्श प्रारूप को कहां पे प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था 1930 में, इसी में उन्होंने आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का आदर्श स्वरूप को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। Which was the first public library act passed in India? आपसे पूछा जा रहा है भारत में पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कौन सा था। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, भारत में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अब तक 19 स्टेट में क्या किए जा चुके हैं, पारित किए जा चुके हैं। अगर आपसे पहला स्टेट पूछे तो पहला स्टेट हो जाएगा आपका मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जहां पे आपका लाइब्रेरी एक्ट को पारित किया गया था 1948 में। अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो इसके बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, जहां पे आपका पारित हुआ था 1960 में। कहां पे हुआ था, 1960 में। थर्ड पे अगर आपसे पूछे तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। और अगर आपसे 19 स्टेट यानी जो सबसे लास्ट में पारित किया था वो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, अरुणाचल प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट। और अरुणाचल प्रदेश में कब पारित हुआ था, तो आप लोग याद रखना 2009 में। अगर आप बिहार से है दोस्तों तो आपको बिहार को भी याद रखना होगा। तो जो आपका बिहार का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था लाइब्रेरी का, वो कब पारित हुआ था, तो आप लोग याद रखना 2008 में। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए भारत में पहला लाइब्रेरी एक्ट कहाँ पे पारित हुआ था, तो हो जाएगा आपका मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। दूसरा अगर आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश। तीसरा अगर आपसे पूछे तो तमिलनाडु। चौथा लास्ट वाला अगर आपसे कभी भी पूछे तो लास्ट में हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश 2009। बिहार का अगर पूछे तो 2008। बिहार जो है आपका भारत का 17th स्टेट है जहां पे आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। विच बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी मानी जाती है। पहला आपके सामने है कोलोन क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपके सामने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तीसरा है आपके सामने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, चौथा है आपके सामने रेफरेंस सर्विस। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोगों से कभी भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पूछा जाए तो आप लोग याद रखना ये कौन सा हो जाएगा, आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन का 5 लॉ था, इसका प्रतिपादन कहाँ पे किया गया था, तो आप लोग याद रखना इसका प्रतिपादन जो था वो आपका मीनाक्षी कॉलेज जो कि आपका अन्नामलाई नगर में है वहां पे किया गया था। तो देखो प्रतिपादन कब के हुआ था आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, तो ये हुआ था आपका 1928 में। कब हुआ था प्रतिपादन, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। कहां पे हुआ था, मीनाक्षी कॉलेज में हुआ था। मीनाक्षी कॉलेज कहां पे, अन्नामलाई नगर में। क्लियर हो गया। जो आपका प्रतिपादन होता है इसी को हम लोग रेंडरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, तो देखो जो आपका फर्स्ट एडिशन था इसका पब्लिकेशन हुआ था आपका 1931 में। जो आपका सेकेंड एडिशन था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, इसका जो आपका पब्लिकेशन था ये हुआ था आपका 1957 में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, तो इसमें आपका 5 लॉ दिया गया था लाइब्रेरी साइंस का। पहला क्या था बताइए, तो पहला था आपका बुक आर फॉर यूज, यानी पुस्तकें जो आपके पुस्तक है वो किस लिए है, तो पुस्तक जो है आपका उपयोग के लिए। दूसरा क्या है, एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा था एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को क्या मिलना चाहिए, उसका पाठक मिलना चाहिए। चौथा क्या था, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी पाठक का आप लोग को क्या करना है, समय बचाना है। पांचवा क्या है, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइब्रेरी जो है आपका ग्रो होते रहेगा। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखना। जो आपका लाइब्रेरी होता है इसके अंदर 2 टाइप का ग्रोथ होता है, एडल्ट ग्रोथ होता है, चाइल्ड ग्रोथ होता है। आप लोग मुझे ये बताना कि कौन सा ग्रोथ होता है जो आपका विजिबल नहीं होता है। आप लोग ये बात कमेंट में बताइएगा। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो था ये आपका डॉक्टर एसआर रंगनाथन का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर आपसे देखो पूछ रहा है, इन विच ईयर द बुक कोलोन क्लासिफिकेशन फर्स्ट पब्लिश। बताइए कोलोन क्लासिफिकेशन पहली बार कब पब्लिश हुआ था। तो याद रखना जो कोलोन क्लासिफिकेशन था उसका जो पहला पार्ट आया था वो कब आया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1933 में आया था। कब आया था, याद रखिए पहला जो था ये आपका 1933 में आया था। दूसरा कब आया था बताइए दोस्तों, दूसरा पार्ट कोलोन क्लासिफिकेशन का, तो आप लोग बोल देना 1939। तीसरा जो था ये आपका 1950 में आया था। चौथा का हम लोग बात करें कोलोन क्लासिफिकेशन तो ये हो जाएगा आपका 1952। पांचवा तो आप लोग बोल देना 1957। छठा तो आप लोग बोल देना 1960। और उसके बाद जो आपका छठा एडिशन था इसका रीप्रिंट भी आया था, यानी यही का सेम वाले का क्या हुआ था, रीप्रिंट आया था। और ये रीप्रिंट कब आया था, तो 1963 में। अगर आपसे लास्ट वाला पूछे तो लास्ट वाला जो कोलोन क्लासिफिकेशन था ये आया था आपका 1987 में। तो अब बताओ अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कोलोन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन कब आया था 1933 में, लास्ट एडिशन कब आया 1987 में, रीप्रिंट कौन सा एडिशन हुआ है तो 1963। ठीक है, ये क्या था आपका रीप्रिंट था। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना पहला एडिशन 1933, रीप्रिंट 1963 और लास्ट एडिशन 1987। ठीक है, चलिए अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ईयर डॉक्टर एस आर रंगनाथन प्रेजेंट द रेंडरिंग ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यानी आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस था इसका प्रतिपादन कब किया गया था। तो अभी मैंने बताया जो आपका प्रतिपादन था ये आपका 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मीनाक्षी कॉलेज जो कि आपका कहाँ पे अन्नामलई नगर में है। 1931 में क्या हुआ था, तो 1931 में जो आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस था इसका पहला एडिशन को पब्लिश किया गया था। आप लोग कमेंट में बताना पब्लिशर कौन था। और 1957 में तो आपका सेकेंड एडिशन था। चलिए तो दोस्तों अब हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो चुका है। मॉड्यूल 2 में अब हम लोग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट कॉर्प। बताइए पोस्ट कॉर्प की अवधारणा किसने दी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जो आपका पोस्ट कॉर्प था इसका परिसूत्र जो दिए थे उनका नाम था लूथर गुलिक। इनका नाम क्या था, लूथर गुलिक। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लूथर गुलिक का पूरा नाम क्या था तो आप लोग बोल देना इसका पूरा नाम था लूथर हेल्से गुलिक। ठीक है, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपका पोस्ट कॉर्प का क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लूथर गुलिक का जो जन्म था ये कब हुआ था तो आप लोग बोल देना सर जो आपके लूथर गुलिक थे इनका जो जन्म था ये हुआ था आपका 17 जनवरी 1892 को। और कहाँ पे हुआ था, तो जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आपका जापान में हुआ था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपके लूथर गुलिक हैं इनका डेड यानी ये कब मर गए थे, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोग याद रखना 10 जनवरी 1993 को जो आपके लूथर गुलिक थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए दोस्तों कि जो आपका पोस्ट कॉर्प है इसका परिसूत्र किसने दिया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक का पूरा नाम क्या था, लूथर हेल्से गुलिक, जिनका जन्म 17 जनवरी 1892 को जापान में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 10 जनवरी 1993 को हुआ था। ठीक है, चलिए देखो पूछ रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ लूथर गुलिक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके लूथर गुलिक हैं इनका पूरा नाम है लूथर हेल्से गुलिक और इनका जन्म कब हुआ था, 17 जनवरी 1892 को। अब देखो आपसे पूछ रहा है इन विच ईयर वॉज द पोस्ट कॉर्प कॉन्सेप्ट गिवन। सबसे पहले आप लोग ये बताइए दोस्तों ये जो आपका पोस्ट कॉर्प है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखो जो आपका पी होता है, पी का मतलब होता है आपका प्लानिंग। पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्लानिंग। ओ का मतलब होता है यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है आपका, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग। जो यहाँ पे आपका एस है, एस का मतलब यहाँ पे होता है सेटिंग। क्या होता है आपका, सेटिंग। जो आपका डी होता है इसका मतलब होता है डायरेक्टिंग। क्या होता है आपका, डायरेक्टिंग। ये जो आपका सी है, सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग।
क्या होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग। देखिए मैं आपको चाहूँ तो इन सब का एक्सप्लेनेशन भी कर सकता हूँ कि प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको फुल बैच, कंप्लीट बैच EMRS KVS NVS का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल्ड थ्योरी बताऊंगा एकदम स्टेप वाइज, एकदम बच्चों की तरह, कि अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 9430851094 पे आप लोग कॉल या मैसेज कर देना, या प्रतिभा एकेडमी डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपका 999 का बैच होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव और उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। आपको कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस पढ़ाया जाएगा यूनिट 1 से यूनिट 6 तक। साथ में आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा दूँ, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज कहीं पे भी नहीं करवाया जा रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। हम लोग आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। आप लोग के लिए डेमो भी प्रतिभा एकेडमी ऐप पे है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मॉडल आंसर वगैरह सब कुछ हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, और साथ में उसका हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, और वो भी लिमिटेड वर्ड में, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी बैच ज्वाइन करना है, और आपको उसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा 999 में, और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज देना चाहते हो कि नहीं सर मेरा थ्योरी तो अच्छा है, तो आपको बस 499 लगेगा। आप कॉल या मैसेज कर लेना, या प्रतिभा एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये C और O है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग को दर्शाता है, ठीक है। आप बताओ R क्या होगा, तो R आप लोग बोल देना कि सर जो आपका R होता है ये आपके रिपोर्टिंग को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? रिपोर्टिंग को। और जो आपका B होता है ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो B जो होता है ये आपके बजट को दर्शाता है। किस चीज़ को? बजट को। तो प्लानिंग का हिंदी क्या होता है? योजना। ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है आपका? आयोजन। जो आपका यहाँ पे सेटिंग मैंने लिख दिया था, यहाँ पे ये स्टाफिंग होगा। क्या होगा आपका? स्टाफिंग होगा, गलती से मैंने लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे S क्या डिनोट करता है? आपके स्टाफिंग को डिनोट करता है, ठीक है। D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, और O भी इसी के अंदर आ जाएगा। R फॉर आपका रिपोर्टिंग, और B फॉर आपका क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि जो आपका पोस्ट कॉर्ब है, इसका कॉन्सेप्ट कब दिया गया था, तो आप लोग बोल देना 1937 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। उनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था आपका लूथर हेज़ले गुलिक, ठीक है। चलिए अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पोस्ट कॉर्ब वॉज एडिटेड बाई हुम। जो आपका पोस्ट कॉर्ब है इसको एडिट किसने किया था? तो आप लोग याद रखना दोस्तों, इसको एडिट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लिंडल। क्या नाम था? लिंडल। और वो किसके साथ किए थे? तो लूथर गुलिक के साथ किए थे। तो लूथर गुलिक आपका परिसूत्र दिए भी थे और आपका एडिट भी किए थे। तो आप लोग याद कैसे रखोगे? तो दोनों में आपका एल आता है। तो एडिट किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखना लूथर गुलिक और आपका लिंडल अर्विक के द्वारा ये चीज किया गया था। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब के अंदर क्या नहीं आता है? तो अभी मैंने आपको बताया P फॉर प्लानिंग आता है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग आता है, S फॉर स्टाफिंग भी आता है, लेकिन आपका मोटिवेटिंग यानी प्रेरणा जो है आपका पोस्ट कॉर्ब के अंदर नहीं आता है। तो इसी टाइप से हमने मॉड्यूल 2 यानी मैनेजमेंट के भी सारे क्वेश्चंस को कर लिए। अब हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस को करेंगे, और अब हमारा जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो हाई होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? जियोपॉलिटिक्स इज फॉर्म्ड बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका जियोपॉलिटिक्स शब्द है, जो आपका जियोपॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, ये आखिर कैसे बना। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, जब कभी भी आप दो सब्जेक्ट को मिलाकर एक नया सब्जेक्ट बनाते हो, जब कभी भी आप दो अलग अलग सब्जेक्ट को मिलाकर एक नया सब्जेक्ट बनाते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि आपके पास एक सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, आपके पास एक सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, दूसरा सब्जेक्ट था आपके सामने पॉलिटिक्स। आपने क्या किया? इन दोनों सब्जेक्ट को मिला दिया। इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाने पे जो आपका सब्जेक्ट बना वो क्या कहलाया? तो वो आपका कहलाया जियोपॉलिटिक्स। समझ में आ गया? तो फ्यूजन क्या होता है? जब कभी भी आप दो सब्जेक्ट को मिला के एक नया सब्जेक्ट बनाते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा था जियोपॉलिटिक्स कैसे बनाया गया है। तो आप लोग बोले कि सर एक सब्जेक्ट था आपका ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट था आपका पॉलिटिक्स, दोनों को मिला के हमने एक सब्जेक्ट का निर्माण किया। ये जो आपका नया सब्जेक्ट कहलाया, ये क्या कहलाया? जियोपॉलिटिक्स। और ये जो आपका मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से बना है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है दो सब्जेक्ट को आपस में मिला के एक नया सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को बना देना। ये आप बात समझ गए? आप लोग बोलोगे हाँ सर। चलिए चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बताइए, क्या कह रहा है? विशिष्ट विषय पर समस्त प्रकाशनों के लिए एक विस्तृत खोज को डैश कहा जाता है। दोस्तों देखो, जैसे कि मान के चलो मैंने आपको बोला कि महात्मा गांधी के ऊपर आपको क्या करना है, एक लेख लिखना है। महात्मा गांधी के ऊपर क्या करना है, आपको एक लेख लिखना है। इसके लिए आपने क्या किया, बुक के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन था उसको आपने ढूंढ लिया, जितना भी आपने नेट पे आर्टिकल्स वगैरह होता है उसको आपने सारा का सारा ढूंढ लिया, जितना भी थेसिस होता है उसमें से सारा का सारा महात्मा गांधी के ऊपर जो भी चीज़ आपको मिल सकता था आपने ढूंढ लिया, जितना भी रिपोर्ट था उसको आपने ढूंढ लिया, जितना भी न्यूज़पेपर होता है आपने उसको भी ढूंढ लिया। यानी महात्मा गांधी के ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन था आपने क्या किया, सब कुछ ढूंढ लिया। तो जब हम किसी टॉपिक पर सब कुछ ढूंढ लेते हैं, जैसे बुक भी ढूंढ लिया, आर्टिकल भी ढूंढ लिया, रिपोर्ट भी ढूंढ लिया, थेसिस भी ढूंढ लिया, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस टाइप को हम लोग लिटरेचर सर्च बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लिटरेचर सर्च। जैसे कि आप लोग किस पे कर रहे थे, महात्मा गांधी के ऊपर कर रहे थे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था, विशिष्ट विषय पर समस्त प्रकाशनों के लिए एक विस्तृत खोज को डैश कहा जाता है। तो मैंने आपको बोला कि आपको महात्मा गांधी के ऊपर ढूंढना था, तो आपने क्या किया, बुक में ढूंढा, आर्टिकल में ढूंढा, रिपोर्ट में ढूंढा, थेसिस में ढूंढा। तो इस टाइप का जब आप ढूंढते हो, इस टाइप का जब आप क्या करते हो, सर्च करते हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, लिटरेचर सर्च कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, लिटरेचर सर्च कहलाता है। समझ में आ गया? लिटरेचर सर्च का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है उसको पूरी तरीके से क्या करना, ढूंढना। क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ सर। थर्ड में देखो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डेनिस गॉर्गन टेक्स्ट बुक इज ए सोर्स। डेनिस गॉर्गन के अनुसार पाठ्य पुस्तक कैसा स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी। दोस्तों जब हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप का सोर्स होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरे को हम लोग बोलते हैं टर्सरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है दोस्तों? देखो, जो सोर्स आपको सीधा सीधी मिलता है, जैसे कि मैं कोई डायरी लिखता हूं तो डायरी में मैं क्या कर रहा हूं, अपने विचारों को लिख रहा हूं। मान के चलो मैं कोई लेटर लिख रहा हूं, मान के चलो आप मेरे सामने हैं, मैं आपका फोटो खींच लिया, तो ये सब कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। इससे पहले वो फोटो नहीं क्लिक किया गया था। तो जो भी काम पहली बार हो रहा है वो आपका किसके अंदर आता है, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है। जैसे आप डायरी लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, फोटो खींच रहे हो, स्पीच लिख रहे हो, लेकिन ये सारा काम आप पहली बार अगर आप कर रहे हो तो ये क्या होता है, आपका प्राइमरी सोर्स। हम कह सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी सोर्स होता है ये आपका ओरिजिनल होता है, जो आपके द्वारा पहली बार किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए आपने महात्मा गांधी का ड्राइंग खुद से बनाया, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका प्राइमरी सोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका जो सेकेंडरी सोर्स होता है ये क्या होता है, तो जो आपका सेकेंडरी सोर्स होता है ये आपका प्राइमरी सोर्स को समझकर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ये आपका डायरेक्ट, ये आपका कंटेंट जो इसके अंदर होता है ये आपका टोटली न्यू नहीं होता है। जैसे मान के चलिए आपका हिस्ट्री का बुक है, हिस्ट्री का बुक एनसीईआरटी है, उससे अब कोई जो प्राइवेट पब्लिशर है, प्राइवेट कोई ऑथर है, वो उससे क्या किया, कोई न्यू बुक बनाया। जैसे आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है, बायोग्राफी होता है, तो ये क्या होता है, प्राइमरी सोर्स से ही क्या किया जाता है, उससे लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स जो होता है किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो आपका सेकेंडरी सोर्स होता है वो सारा का सारा प्राइमरी सोर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे आपका जो एनसीईआरटी का किताब होता है उसमें उतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, लेकिन जितने भी प्राइवेट ऑथर्स की किताब होते हैं उसमें क्या किया जाता है, एनसीईआरटी से सारा कंटेंट लिया जाता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके बताया जाता है। जैसे देखो अभी ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सेकेंडरी सोर्स होता है, जो आपका सेकेंडरी सोर्स होता है ये आपके प्राइमरी सोर्स पे डिपेंड करता है। प्राइमरी सोर्स को समझकर आपके सेकेंडरी सोर्स को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हिस्ट्री बुक, बायोग्राफी, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्री। फिर हम लोग बात करते हैं टर्सरी सोर्स के बारे में। दोस्तों आप लोग याद रखना, जो आपका टर्सरी सोर्स होता है वो आपका प्राइमरी पे भी डिपेंड करता है, सेकेंडरी पे भी डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका टर्सरी सोर्स होता है वो आपका प्राइमरी सोर्स से भी इंफॉर्मेशन लेता है, सेकेंडरी सोर्स से भी इंफॉर्मेशन लेता है, और दोनों से लेकर ये क्या करता है, और उसको इंटरेस्टिंग और ईजी बना देता है ताकि लोगों को क्या हो, जल्दी समझ में आए। जैसे आपका डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया,
दिया, जो भी आपका टाइमलाइन होता है, इंडेक्स होता है, गाइड बुक होता है, ये सारा क्या होता है आपका टर्सरी सोर्स होता है। ये सारा क्या होता है आपका टर्सरी सोर्स होता है। तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू डेनिस गॉर्गन टेक्स्ट बुक इज ए सोर्स। आप लोग बताइए टेक्स्ट बुक किस टाइप का सोर्स होता है, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलोगे कि जो आपके डेनिस गॉर्गन है उनके अकॉर्डिंग जो आपका टेक्स्ट बुक होता है ये आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। क्या होता है आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। क्यों होता है सेकेंडरी सोर्स? क्योंकि जो आपका टेक्स्ट बुक होता है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स जो पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे न्यूटन लॉ। अब कोई भी बुक एनसीईआरटी के अंदर न्यूटन्स लॉ है तो न्यूटन्स लॉ थोड़ी जो एनसीईआरटी बनाया होगा वो लिखा है, पहले से जो जानकारी अवेलेबल है उसी से मौजूद वाला जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज पहले से अवेलेबल है, उसी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसी वजह से जो आपका टेक्स्ट बुक होता है ये ऑलवेज आपका सेकेंडरी सोर्स के अंदर आता है। तो यही बात किसने बोला था? डेनिस ग्रोगन ने बोला था। प्राइमरी सोर्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका प्राइमरी सोर्स होता है ये आपका ओरिजिनल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, जो भी ओरिजिनल आप काम कर रहे हो, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी सोर्स होता है इसका यूज किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। और जो टेक्स्ट बुक होता है वो क्या करता है, जो भी आपका फैक्ट्स होता है उसको सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपका टेक्स्ट बुक होता है डेनिस ग्रोगन के अकॉर्डिंग ये किसके अंदर आ जाएगा? आपके सेकेंडरी सोर्स के अंदर आ जाएगा। दोस्तों आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना था, प्रतिभा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तैयारी तो करवा ही रहे हैं केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के टीयर 2 टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए। साथ में हम लोग आपका तैयारी काफ़ी अच्छा हो, आपका सिलेबस कंप्लीट रिवीजन हो जाए, और साथ में जो इस बार नया डिस्क्रिप्टिव हो रहा है जिसका कहीं पे ना आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा ना कहीं पे आपको मार्केट में बुक मिलेगा, इसलिए हम लोग आपके तैयारी को अच्छा करने के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग आपको टोटल 30 सैंपल पेपर दे रहे हैं, और ये जो आपका 30 सैंपल पेपर है इसके साथ हम लोग आंसर भी दे रहे हैं, यानी जो आंसर होगा वो आपका बायलिंगुअल में होगा, क्वेश्चन भी आपका बायलिंगुअल में होगा। टोटल एक सेट के अंदर आपका 15 क्वेश्चन रह रहा है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव का रहेगा, 40 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न है। ये जो आपका 15 क्वेश्चन होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का कैरी करेगा, टोटल आपका 6 यूनिट है, तो हर एक यूनिट से आपके प्रश्न रहेंगे ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। आप लोग डेमो मांग रहे थे, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, तो देखिए इसके नीचे इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब देखिए इसी सेम क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपके सामने कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए फिर आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, फिर इसके नीचे आपका हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। तो इसी टाइप से आपको टोटल 15 MCQ मिल जाएगा। साथ में आपका ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपके टोटल 40 मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप क्या करोगे, प्रतिभा एकेडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप लोग कॉल कर लेना 9430851094 पे। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे लेना है आपको समझा दिया जाएगा। ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ईएमआरएस केवीएस एनवीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अंदर आंसर राइटिंग का स्किल आना चाहिए। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे लोग कर लेंगे, लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्टिव का तैयारी है ये कहीं पे भी नहीं करवाया जा रहा है, हम लोग आपके लिए करवा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और ईएमआरएस केवीएस एनवीएस जैसा मौका बार बार नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए ऑब्जेक्टिव सब लोग कर लेंगे, आप लोग डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स यहीं पे कटेंगे। तो आपके तैयारी को अच्छा करवाने के लिए हम लोग टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। साथ में आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो इसके लिए हम लोग 30 ऑनलाइन टेस्ट अलग दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हो तो एक सेट में आपका 100 क्वेश्चन है, तो आप 3000 तो केवल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस को करके जाओगे। और पर डे अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट देते हो जो कि आपका सैंपल पेपर मिलेगा, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, आंसर का भी PDF आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका 6 का 6 मॉड्यूल का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग इस बैच को ले सकते हो। ये बैच आपका 499 का है और ये आपका लिमिटेड टाइम का ऑफर है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, मार्केट में कहीं भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है और हम लोगों ने सारे PYQ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, तो काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग इस एफर्ट को समझिएगा। तो आप लोग बैच में इनरोल कर लीजिएगा या आप लोग कॉल कर लीजिएगा 9430851094 पे। साथ में हम लोगों ने फ्री में डेमो टेस्ट भी दिया है ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये टेस्ट सीरीज कैसा है। तो आप लोग प्रतिभा एकेडमी आपको डाउनलोड कर लेना और डेमो टेस्ट को देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ये कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है FRBR स्टैंड फॉर।
FRBR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा जो आपका FRBR होता है ये क्या होता है, तो ये आपका लाइब्रेरी का एक मॉडल है। FRBR क्या है दोस्तों, तो ये आपका लाइब्रेरी का एक मॉडल है। जो आपका FRBR है ये आपको बताता है कि रिकॉर्ड जो होता है उस रिकॉर्ड को आप कैसे बनाओगे, जो आपका लाइब्रेरी के अंदर यूजर है वो आपसे क्या चाहता है, जो आपका बुक है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये सारी बातें कौन बताता है, FRBR बताता है। जो आपका FRBR है ये आपके लाइब्रेरी कैटेलॉगिंग का क्या है, एक तरह का फ्रेमवर्क है और इसको तैयार किसने किया है, तो इफ्ला ने इसको तैयार किया है FRBR को। जो आपका FRBR होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, जो होगा आपका FRBR का फुल फॉर्म हो जाएगा। FRBR क्या है, तो आपका एक लाइब्रेरी मॉडल है, इसमें आपको बताया जाता है कि जो आपका रिकॉर्ड होगा वो कैसे बनाओगे, जो आपका यूजर है यानी जो आपके लाइब्रेरी के अंदर यूजर आ रहा है वो क्या चाहता है, बुक को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और इसको तैयार किसने किया है, तो इफ्ला ने किया है। जो आपका लाइब्रेरी कैटेलॉगिंग होता है उसका FRBR क्या है, तो एक तरह का फ्रेमवर्क है। चलिए 6 बताइए ध्यान से 6 को पढ़िए और 6 आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपका ओरल हिस्ट्री होता है, जो आपका कोर्ट रिकॉर्ड होता है, जो आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, सेकेंडरी सोर्स के अंदर आएगा, प्राइमरी सोर्स के अंदर आएगा, टर्सरी सोर्स के अंदर आएगा, या आपका सेकेंडरी टर्सरी के अंदर आएगा। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि जो आपका प्राइमरी सोर्स होता है वह होता है जो एकदम क्या हो, नया हो, जो एकदम क्या हो, न्यू हो, किसी का कॉपी पेस्ट ना हो, वो क्या होता है आपका प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जिसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि आपका नया नहीं होता है, प्राइमरी सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका टर्सरी सोर्स होता है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है और उसको एकदम ईजी तरीके से क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, इंटरव्यू यानी ओरल हिस्ट्री, कोर्ट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, तो ये सब जो होता है दोस्तों ये आपका सीधा जो भी घटना होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्ट यूजर के एक्सपीरियंस से होता है। जैसे आपका ओरल हिस्ट्री, आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हो, आप उससे पूछे कि अच्छा बताओ तुमने क्यों किसी को गोली मारा, तो वो अपना क्या कर रहा है, आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि वो किस अवस्था में किसी को गोली मारा। तो ये क्या हो गया, उसका खुद का एक्सपीरियंस हो गया, खुद का डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया। जो आपका कोर्ट रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जो भी आपके गवर्नमेंट फाइल होते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। इसी वजह से ये किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, तो प्राइमरी सोर्स के अंदर आ जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ओरल हिस्ट्री, कोर्ट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट किसके अंदर आ जाते हैं, तो आप लोग बोल देना कि सर ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं सीधा घटना से जुड़ा हुआ होता है, इसको बाद में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। इसी वजह से जितने भी आपके ओरिजिनल एविडेंस होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी सोर्स के अंदर आएंगे, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी सोर्स के अंदर आएंगे। समझ गए। चलिए 7 बताइए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपका ट्रेडिशनल नहीं है पर मॉडर्न भी है। आपसे पूछ रहा है कि विच इज ए न्यू कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा सोर्स आपको बताना है कि जो एकदम पुराना नहीं है, जो आपका मॉडर्न है, बताइए। तो दोस्तों देखो ऑप्शन है आपके सामने, एटलस, पेटेंट, ऑडियो विजुअल और माइक्रोफॉर्म। बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों देखो जो आपका नियो कॉन्वेंशियल सोर्स होता है ये आपका मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जो आपका नियो कॉन्वेंशनल सोर्स होता है ये क्या होता है, मॉडर्न सोर्स, और आपका जो भी ट्रेडिशनल सोर्स होता है उसका क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका पेटेंट होता है इसके अंदर आपके टेक्निकल डिटेल्स भी होते हैं, लीगल प्रोटेक्शन भी होता है। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो आपका पेटेंट होता है इसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, और ये किसके अंदर आ जाता है, तो ये आपका नियो कॉन्वेंशनल सोर्स के अंदर आ जाता है। क्योंकि जो आपका पेटेंट होता है ये आपका जनरली क्या होता है, नया आइडिया होता है, नया इन्वेंशन होता है, और ये आपका पूरी तरीके से डिजिटल भी नहीं होता है, लेकिन ये आपका ओल्ड बुक जैसा भी नहीं होता है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, ट्रेडिशनल भी हो गया और आपका मॉडर्न भी हो गया। तो जो आपका नियो कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका
पेटेंट हो जाएगा। जो आपका पेटेंट होता है इसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जो आपका पेटेंट होता है इसके अंदर टेक्निकल डिटेल्स होता है, लीगल प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि मान के चलो मैंने पानी से चलने वाला कार बनाया, तो पानी से चलने वाला कार बनाया तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल डिटेल होंगे, तो मैं अगर उसको पेटेंट करवा लेता हूं तो क्या होगा, मुझे लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर कोई मेरा सारा इंफॉर्मेशन चोरी करके दूसरा कार बना भी देता है तो मैं उस पर क्या कर सकता हूं, क्लेम कर सकता हूं। समझ में आ गया आपको बात? तो मुझे क्या होगा, जो भी कंपनी उस कार को बनाएगी तो वो मुझे क्या करेगी, पे करेगी। ठीक है। 8 में देखो आपसे कह रहा है शब्द पारंपरिक प्रकाशन एवं वितरण चैनलों के बाहर निर्मित होता है और जिसे प्रायः अनुक्रमण डेटाबेस में अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर होते हैं जो कि आपके ना तो बुक स्टोर में अवेलेबल होता है ना तो आपके जनरल में अवेलेबल होते हैं। उस टाइप के जो लिटरेचर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आपसे यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि लिटरेचर आउटसाइड ट्रेडिशनल पब्लिशिंग इज कॉल्ड। दोस्तों देखो जैसे आपके बहुत सारे जो रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे जो आपके कॉन्फ्रेंस पेपर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, इसको कॉमर्शियली पब्लिश नहीं किया जाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, इसका इंडेक्सिंग डेटाबेस बहुत ज़्यादा कम मिलता है, लेकिन इसका यूज जो होता है आपका रिसर्च पर्पस के तौर पर बहुत ज़्यादा होता है। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जिसको कॉमर्शियली पब्लिश नहीं किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ग्रे लिटरेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रे लिटरेचर बोलते हैं। तो यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि जो आपका अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता है और जिसका डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो याद रखना ऐसा लिटरेचर जो ना तो बुक स्टोर में अवेलेबल हो ना तो जनरल में अवेलेबल हो, ये क्या हो सकता है, तो जैसे आपका कोई रिपोर्ट है, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है, कोई आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, ग्रे लिटरेचर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग कॉमर्शियली पब्लिश नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे लिटरेचर। और ग्रे लिटरेचर का थ्योरी किसने दिया है, तो आप क्या बोलोगे, यूनेस्को ने दिया है। ठीक है। 9 में देखो आपसे कह रहा है शिकारी पत्रिकाएं किसे बोलते हैं। दोस्तों देखो जैसे कि मान के चलो मेरे पास कोई मैथ का जनरल है, मेरे पास कोई मैथ का जनरल है जिसे मुझे क्या करवाना है, पब्लिश करवाना है। तो मैंने क्या दूंगा, मैं इसको पब्लिश करवाने के लिए एपीसी चार्ज दूंगा। एपीसी चार्ज क्या होता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। जब आप आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज देते हो तो इसको क्या किया जाता है, इसको पब्लिश करने से पहले रिव्यू दिया जाता है, लेकिन रिव्यू किया जाता है कि आपने कैसा बनाया है, क्वालिटी कैसा है, सही है या नहीं है। लेकिन जो आपका शिकारी पत्रिकाएं होते हैं इसके अंदर आपसे एपीसी यानी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज लिया तो जाता है, लेकिन जो आपका रिव्यू होता है वो प्रॉपर ढंग से क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। हम लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पीर रिव्यू जो होता है इसके अंदर आपका नहीं होता है शिकारी पत्रिकाएं के अंदर। तो आप खुद सोचो जब आपका ये नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। और क्यों रिव्यू नहीं किया जाता है, तो रिव्यू इसी वजह से नहीं किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, जो भी आपका शिकारी पत्रिकाएं हैं इसको जल्दी पब्लिश कर दिया जा सके मार्केट में। तो इसी वजह से क्या होता है, क्वालिटी इंपैक्ट होता है, फेक इंपैक्ट पड़ता है, और जो भी आपका रिसर्च इथिक्स है उसके ये क्या है, खिलाफ है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिकारी पत्रिकाएं बोलते हैं। तो शिकारी पत्रिकाएं में क्या होता है, आपसे एपीसी तो लिया जाता है लेकिन उसका रिव्यू नहीं होता है, उसका रिव्यू नहीं होता है, जिससे उससे क्या होता है, क्वालिटी पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, जो आपका रिसर्च का इथिक्स है वो भी हैम्पर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10 बताइए, कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड इथोस। ये आप बताओगे, बोलो इथोस शब्द का मतलब क्या होता है। दोस्तों याद रखना जो आपका इथोस शब्द है, इथोस शब्द का मतलब होता है कैरेक्टर। इथोस शब्द का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। और अगर आपसे कभी भी बताओ, आप लोग कल को लाइब्रेरियन बनोगे ईएमआरएस केवीएस एनवीएस बिहार में, तो जो आपका लाइब्रेरियन का इथोस क्या होगा, लाइब्रेरियन का कैरेक्टर क्या होगा, तो लाइब्रेरियन का सबसे पहला कैरेक्टर तो ये होना चाहिए कि जो भी आपका लाइब्रेरियन है वो कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरा चीज, उसको अपने सर्विस के प्रति क्या रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। जो आपका इथोस शब्द है ये कहां से आया, ये आपके ग्रीक शब्द से आया। कहां पे आया, ग्रीक शब्द से आया। तो जो आपका इथोस शब्द है ये आपका इथिक्स से बना है। इथिक्स से क्या बना है, आपका इथोस बना है। ठीक है, ये आपके मोरल कैरेक्टर को क्या करता है, दर्शाता है, और लाइब्रेरी साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इथोस का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी कैरेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। लाइब्रेरी साइंस का जो आपका टियर 2 होगा
होगा, अगर आप इस सीरीज में बने रहोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप हमें मजबूत बनाइए, हम आपके लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे और हम दोनों लोग मिलकर आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस सीरीज को क्या करें, कंटिन्यू कर पाए। 11 में देखो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव इंडिकेशन ऑफ ए टाइम लाइननेस ऑफ ए रेफरेंस वर्क। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका टाइम लाइन ऑफ रेफरेंस वर्क होता है ये क्या आपको संकेत करता है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, मान के चलिए आपके पास कोई भी रेफरेंस वर्क है, कोई भी आपके सामने रेफरेंस बुक है, ये बुक आपका कितना पुराना है, किस टाइम लाइन का है, ये आपको कौन बताएगा। समझ में रहो, आसान भाषा में समझो, कोई भी बुक कितना पुराना है ये आपको कैसे पता चलता है। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी बुक पर डेट लिखा होता है, कोई भी बुक पर डेट लिखा होता है, उस डेट को देखकर आप लोग डिसाइड करते हो कि ये बुक आपका कितना पुराना है। उस टाइप का जो डेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉपीराइट डेट। कॉपीराइट डेट जो होता है आपको बताता है कि जो आपका बुक है ये कब बना है। यहाँ पे देखो ISSN है और आपका ISBN है, तो ये तो आपके नंबर को शो करता है। ये किसको शो करता है, ISSN और ISBN, इसमें कोई डेट नहीं होता है, इसमें तो आपका नंबर होता है। तो कॉपीराइट डेट ही आपको बताता है कि बुक कब बना है, बुक कितना पुराना है, लेटेस्ट है या आपका ओल्ड है। चलो 12 में आपसे पूछ रहा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी फॉर रेफरेंस एंड यूजर सर्विस लाइब्रेरियन इज रिटन बाय। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका रेफरेंस एंड यूजर सर्विस लाइब्रेरियन है ये किसके द्वारा लिखा गया है। यानी जो आपका लाइब्रेरियन को रेफरेंस सर्विस के लिए जो बुक बनाया गया है, जो कि लाइब्रेरियन को स्किल बताता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, यही आपसे पूछ रहा है। इस बुक का खासियत यह है कि इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि लाइब्रेरियन को कैसे हेल्प करना चाहिए। अगर कोई लाइब्रेरी के अंदर कोई भी यूजर आ रहा है तो उस यूजर का जो सर्विस है, उसका जो अनुभव है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा। ये बुक जो है इस टाइप का इसको बनाया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका रेफरेंस एंड यूजर सर्विस लाइब्रेरियन किताब है इसको दो लोग मिलकर बनाए। एक आपका ALA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बोल देना अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ये किसके साथ मिलकर बनाया है, तो रूसा के साथ मिलकर बनाया है। रूसा का फुल फॉर्म क्या होता है, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रूल बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रूल बनाते हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए जो आपका रेफरेंस सर्विस का स्किल कौन बताएगा, तो ALA और रूसा ने क्या बनाया, एक बुक बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस लाइब्रेरियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो हमसे यहाँ पे यही पूछ रहा था, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस लाइब्रेरियन को किसने बनाया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसा एंड ALA ने बनाया। रूसा का फुल फॉर्म रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन और ALA का फुल फॉर्म अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एसोसिएशन शब्द जो होता है हमेशा प्राइवेट के लिए यूज किया जाता है, एसोसिएशन कभी भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं होता है। आप लोग को मैंने थ्योरी वाले बैच में बताया था कि जो आपका एसोसिएशन होता है वो आपका, उसको हमेशा फंड का कमी होता है। क्या होता है, हमेशा फंड का कमी होता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर कैट एक्सप्रेस सर्विस। बताइए कैट एक्सप्रेस सर्विस कौन देता है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों याद रखना कैट एक्सप्रेस सर्विस क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका कैट एक्सप्रेस सर्विस होता है इसको कौन देता है, तो आपसे कह रहा है ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं। कैट एक्सप्रेस सर्विस जो होता है आपको दोस्तों, ये आपको कौन देता है, OCLC देता है। कैट एक्सप्रेस सर्विस का मतलब होता है कि जो भी आपका यूजर है उसका आप लोग क्या कर रहे हो, टाइम बचा रहे हो। तो टाइम आप कैसे बचा पाओगे, तो टाइम आप OCLC का प्रयोग करके बचा सकते हो, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, यूजर का टाइम बचा सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा था, कैट एक्सप्रेस सर्विस कौन देता है, तो आपका OCLC देता है। ठीक है, और ये आपका ग्लोबल लाइब्रेरी का क्या एक तरह का कॉर्पोरेशन है, उसी का मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं उसको OCLC के तहत हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी यूजर होता है उसका हमारा टाइम बचता है। ठीक है, 14 में देखो आपसे कह रहा है इन विच ईयर वॉज द मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्टेड। आपसे पूछ रहा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मोबाइल लाइब्रेरी सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। दोस्तों सबसे पहले बताओ, ये जो आपका मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस है ये क्या होता है। दोस्तों याद रखना, ये एक ऐसा सर्विस है जो यूजर को अपनी जगह पर क्या देता है, सर्विस देता है। यानी जो आपका बस होता है, वैन होता है, ठीक है, गाड़ी होता है ना, गाड़ी के अंदर क्या कर दिया जाता है, उस गाड़ी को लाइब्रेरी बना दिया जाता है और
वो गाड़ी चल कर आपके पास आता है। आपके सिटी में जो चौक चौराहा होता है इंपॉर्टेंट, वहां पे उस गाड़ी को लगा दिया जाता है और आप उस गाड़ी के अंदर जाइएगा। उस जो भी ट्रक होता है, ट्रक को लाइब्रेरी टाइप का डिजाइन कर दिया जाता है और आप वहां पे जाके उस बुक को क्या करोगे, लोगे, पढ़ोगे। इससे क्या हो रहा है, लाइब्रेरी को प्रमोट किया जा रहा है, आपके अंदर स्किल को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आपका लाइब्रेरी के प्रति क्या हो, झुकाव हो। जब आप लाइब्रेरी नहीं जा रहे हो तो लाइब्रेरी आपके पास ही क्या आ रहा है, चल के आ रहा है। और किस पे आ रहा है, तो गाड़ी की मदद से आ रहा है, ट्रक की मदद से आ रहा है। दुनिया में जो आपका मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस है उसको अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे कि जो आपका मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस है उसको हम लोग लाइब्रेरी वैगन भी बोलते हैं, बुक वैगन भी बोलते हैं, बुक ट्रक भी बोलते हैं, लाइब्रेरी ऑन व्हील भी बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा यूएस में प्रत्येक साल को, प्रत्येक वर्ष, जो आपका प्रत्येक वर्ष होता है उसमें अप्रैल के महीना में क्या मनाया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। और इस नेशनल लाइब्रेरी वीक में प्रत्येक बुधवार को क्या किया जाता है, नेशनल बुक मोबाइल डे आयोजित किया जाता है। यानी इस डेट के अंदर जो आपका लाइब्रेरी है वो खुद चल के आता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए नेशनल बुक मोबाइल डे किसके द्वारा मनाया जाता है, एएलए के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कौन से दिन को, तो बुधवार को। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लाइब्रेरी ऑन व्हील शब्द किसने बोला था, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने बोला था। किसने बोला था, डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने बोला था। और जो आपका मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ पे जो आपका मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस है ये कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 1953 में हुआ था। इसका उद्देश्य यही था कि बुक लोगों तक पहुंचाया जाए। किसकी मदद से, वैन की मदद से। यानी लाइब्रेरी आपके पास खुद क्या आ रहा है, चल के आ रहा है। और जनरली ये आपके जो रूरल और स्लम एरियाज वगैरह होते हैं वहां के लिए क्या होते हैं, काफी इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। 15 में देखो आपसे कह रहा है, अहमदाबाद एवं उसके आसपास के क्षेत्रों की संस्थाएं की सेवा हेतु कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क विकसित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, यहां पे आपसे कह रहा है मालवीनेट नहीं, बियोनेट नहीं, कैलविनेट नहीं, यहाँ आपके एडीआई नेट हो जाएगा। एडीआई आपका किस चीज को डिनोट करता है, तो एडीआई जो होता है आपका अहमदाबाद को डिनोट करता है। और नेट का मतलब क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। तो अहमदाबाद एरिया में लाइब्रेरी को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क बनाया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडीआई नेट बोलते हैं। एडीआई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अहमदाबाद को कर रहा है। नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क होता है। ये एडीआई नेट क्यों विकसित किया गया है, इसी वजह से विकसित किया गया है दोस्तों, ताकि हम लोग क्या कर पाए, रिसोर्स शेयरिंग कर पाए और आपका जो भी लोकल इंस्टीट्यूशन है वहां का भी क्वालिटी क्या हो, इनहेंस हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो कह रहा है, द टर्म सब्जेक्ट फील्ड रेफरेंस कोड एसआरसी इज रिलेटेड टू। सबसे पहले समझो, ये जो आपका एसआरसी होता है दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट पहचानने का क्या होता है, कोड होता है। ये क्या होता है, आपका सब्जेक्ट पहचानने का कोड होता है। और ये कोड आपको बताता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस ब्रॉड एरिया के अंतर्गत आता है। जो आपका एसआरसी होता है उस सब्जेक्ट का लेवल या पहचान होता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो आपका एसआरसी होता है ये किससे संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है आपका ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो लाइब्रेरी के अंदर एक बुक आया फिजिक्स का, एक बुक आया केमिस्ट्री का, एक बुक आया बायोलॉजी का। अब आप लाइब्रेरियन हो, अब आप देख रहे हो कि फिजिक्स का बुक भी है, केमिस्ट्री का भी बुक है, बायो का भी बुक है। इसको आप अलग अलग रखने की जगह आप सोचते हो कि अरे ये तीनों बुक तो साइंस का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसके अंदर आता है, साइंस के अंदर आता है। तो आपने सोचा इसको एक जगह पे हम लोग रख देते हैं। तो क्या हुआ, अब 3 सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि आपका 3 सब्जेक्ट था उसको आपने क्या किया, एक जगह पे ला कर रख दिया। वो कौन सा सेल्फ में, साइंस के सेल्फ में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। जो आपका ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में बीएसओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीएसओ भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, बड़े लेवल पर सब्जेक्ट को अरेंज करने का काम करता है। और एसआरसी क्या करता है, उस सब्जेक्ट का लेवल या पहचान करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आप बोलोगे कि जो आपका एसआरसी होता है वो आपका बीएसओ से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए 7 बताइए।
चलिए 17 बताइए क्या कह रहा है। SSRN एंड HNet आर द एग्जाम्पल ऑफ। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका SSRN है और जो आपका HNet है ये कैसे काम करते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो आपका SSRN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। ये किसका फुल फॉर्म है दोस्तों, तो ये आपका फुल फॉर्म है SSRN का। जो आपका HNet होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका हिस्ट्री नेटवर्क। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, हिस्ट्री नेटवर्क। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आपका SSRN है और जो आपका HNet है ये किसका एग्जाम्पल है। मान के चलो आप एक लाइब्रेरियन हो, आप क्या हो, एक लाइब्रेरियन हो और आपके पास एक स्टूडेंट है। ये कौन है, तो ये आपका स्टूडेंट है और ये कौन है, आपका लाइब्रेरियन है। अब वो स्टूडेंट जो है मान के चलो इकोनॉमिक्स का वो बच्चा है। अब आप उस इकोनॉमिक्स के बच्चे को आप एज ए लाइब्रेरियन बोलते हो कि ये वाला वेबसाइट मान के चलो www.kuch.com है, तो तुम ये वाला वेबसाइट यूज करो। इस वेबसाइट पे तुमको क्या मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे तुमको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी तुम रिसर्च पेपर ढूंढ रहे हो वो तुमको मिल जाएगा। तो एज ए लाइब्रेरियन आपने क्या किया, ये बच्चे को आपने बताया ये बच्चा कौन से डिपार्टमेंट से, तो ये बच्चा मान के चलिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से PhD कर रहा है। तो आपने उसको बताया कि ये वेबसाइट यूज करो, यहाँ पे तुमको रिसर्च पेपर मिल जाएगा। तो ये जो वेबसाइट आपने बताया ये वेबसाइट क्या कहलाएगा, तो ये आपका सब्जेक्ट गेटवे कहलाएगा। अब सवाल आता है कि सब्जेक्ट गेटवे क्यों कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हम लोग रिसर्च पेपर यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये आपका एकेडमिक गेटवे हुआ और एकेडमिक गेटवे जो होता है आपका सब्जेक्ट गेटवे के अंदर आता है। तो लाइब्रेरियन जब स्टूडेंट्स को क्या करता है, कोई भी वेबसाइट को रिकमेंड करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सब्जेक्ट गेटवे बोलते हैं। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। SSRN का फुल फॉर्म बता दिया, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। HNet का फुल फॉर्म बता दिया, हिस्ट्री नेटवर्क, ठीक है। चलिए 18 बताइए। आपसे पूछ रहा है पुस्तक प्रदर्शनी एक प्रकार की क्या है। दोस्तों देखो पुस्तक प्रदर्शनी में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ये आपका लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर सारा बुक रहता है, लेकिन जब आपका पुस्तक प्रदर्शनी लगता है तो ये जो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर लाते हैं। और बाहर ला के क्यों लाते हैं, तो बाहर इसलिए लाते हैं ताकि जो भी यूजर हो उसके सामने हम लोग नए बुक को इंट्रोड्यूस कर पाए, जो बच्चे हैं वो बुक को देखें और उनके अंदर पढ़ने का इच्छा जगे। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक होते हैं उसको भी लोग देखें। जब लोग न्यू बुक को देखेंगे, बच्चे स्टोरी वाले बुक को देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बुक बच्चे देखेंगे, तो उनके अंदर क्या आएगा, तो उनके अंदर इंटरेस्ट आएगा। और जब वो इंटरेस्ट आएगा तो लाइब्रेरी का क्या होगा, यूजर तैयार हो जाएगा। तो लाइब्रेरी की सर्विस को जब आप लाइब्रेरी के बाहर लाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं। और ये जो लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस होता है ये क्यों करवाया जाता है, ये इसी वजह से करवाया जाता है ताकि लोगों के अंदर लाइब्रेरी के प्रति क्या हो, अवेयरनेस बढ़े, लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट क्या हो, डेवलप हो। तो जो आपका बुक एग्जीबिशन होता है यानी जो पुस्तक प्रदर्शनी होता है ये क्या होता है, एक्सटेंशन सर्विस है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी को, जो आपका लाइब्रेरी है उसको आप लाइब्रेरी से बाहर ला रहे हो, इसी वजह से ये आपका किसके अंदर आएगा, एक्सटेंशन सर्विस के अंदर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 में देखो आपसे कह रहा है सर्ल स्टैंड फॉर, सर्ल का फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी। इसका काम क्या है सर, जैसे मान के चलिए जो आपका फ्रांस है, ठीक है, जो आपका जर्मनी है और जो आपका इटली है, ये तीनों देश मिल गए और ये तीनों देश की लाइब्रेरी बोलती हैं कि जितने भी आपके रेयर बुक हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसको ख़राब होने से हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। जितने भी हमारे पुराने बुक हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रखेंगे, उसका डेटाबेस बनाएंगे ताकि क्या हो, कोई भी आगे चल के रिसर्च के पर्पज़ से अगर यूज आए तो ये सारे बुक बचे रहें। तो जो आपका कंसोर्टियम ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी है ये क्या करता है, बुकों को बचाने का काम करता है, ठीक है, क्या करता है, बुकों को बचाने का काम करता है। और जो आपका सर्ल है इसका फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरी। ये एक तरह का क्या है, रिसर्च लाइब्रेरीज का एक तरह का ग्रुप है और कहाँ पे है आपका, यूरोप में है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। चलिए 20 में बताइए, कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ बेसिक रेफरेंस सोर्स। आपसे पूछ रहा है बेसिक रेफरेंस सोर्स का ऑथर क्या है। दोस्तों याद रखना, जो भी आपका रेफरेंस सोर्स होता है लाइब्रेरियन के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे कि मान के चलिए अभी आप लोग EMRS KVS NVS का आप लाइब्रेरियन बन के जाओगे, तो मान के चलिए आप लाइब्रेरी में देखोगे कि डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है, ईयर बुक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डिक्शनरी का कैसे यूज़ करना है, इंसाइक्लोपीडिया को यूज़ कैसे करना है, ईयर बुक को कैसे यूज़ करना है। तो वहीं पे आपसे पहले 4-5 साल पहले कोई लाइब्रेरियन होगा जो आपका सीनियर लाइब्रेरियन होगा, वो आपको क्या दे देगा, वो आपको बेसिक रेफरेंस सोर्स दे देगा। उसमें क्या रहेगा, इस डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, जो आपका ईयर बुक होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाएगा उसका तरीका होता है। तो जो आपका बेसिक रेफरेंस सोर्स है, इसको किसने लिखा है, आप लोग बोल देना लुइस सोर्स ने लिखा है। किसने लिखा है, लुइस सोर्स ने लिखा है। तो इसी के साथ मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे करवा दिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपका मॉड्यूल 1 से लेकर 6 तक का तैयारी कैसा है। बाकी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अप्रोच लेना चाहिए। ये देखिए आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और जस्ट इसके नीचे हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखो, अगर आपसे पूछता है डिस्क्राइब द एकेडमिक लाइब्रेरी इन योर ओन वर्ड, डिस्कस द वेरियस टाइप एंड फंक्शन ऑफ एन एकेडमिक लाइब्रेरी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है उसको आप क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए अपने शब्दों में। तो मैं अगर एग्जाम में लिखता तो मैं क्या क्या लिखता आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखो, जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, ऐसे लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं जो किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है इसके अंदर कौन कौन होता है, तो याद रखना कि जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है इसके अंदर आपको स्टूडेंट देखने के लिए मिलेगा, साथ में आपको टीचर देखने के लिए मिलेगा। जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है दोस्तों, ये आपका 2 टाइप का होता है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या होता है दोस्तों, तो वो आपका दिल होता है। हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या होता है, आपका हार्ट होता है। जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है वो क्या होता है, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके टीचर होंगे एकेडमिक लाइब्रेरी में, वहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे सर, जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है वहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक मिलेगा, रेफरेंस बुक मिलेगा, जनरल मिलेगा, मैगजीन मिलेगा, थेसिस मिलेगा, ई बुक मिलेगा, ई जनरल मिलेगा और ऑनलाइन डेटाबेस मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है उसको बच्चों के हिसाब से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो जो हम लोग पहला लाइब्रेरी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्कूल लाइब्रेरी, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉलेज लाइब्रेरी और फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है वो रिसर्च के पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, बच्चों को टीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है, बच्चों को लाइब्रेरी का जो आदत लगाना होता है, जो रीडिंग हैबिट होता है उसको डेवलप करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो जब आप इतना सारा बात आप समझे रहोगे तब इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसी वजह से हम लोग आपको CBSE के बुक से, जो क्लास 11th और क्लास 12th का CBSE का बुक है उससे आप लोग को थ्योरी करवा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको KVS NVS EMRS का TGT लाइब्रेरियन का कंप्लीट थ्योरी बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बस 999 में आप मैसेज कर देना 9430085194 पे। इसमें हम लोग आपको थ्योरी तो करवा ही रहे हैं, साथ में हम लोग आपको आंसर राइटिंग भी करवा रहे हैं। टोटल 30 सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हो हमारा सैंपल पेपर इंग्लिश में भी है और इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी। जब आप इसको पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप खुद सोचो आप एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका लाइब्रेरी होता है उसका 3 हिस्सा होता है। एक होता है आपका स्कूल लाइब्रेरी, एक होता है आपका कॉलेज लाइब्रेरी और एक होता है आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। दोस्तों याद रखना, जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है, ये स्कूल लाइब्रेरी क्या करता है, तो ये स्कूल लाइब्रेरी के अंदर आप देखोगे कि स्टोरी बुक होता है। स्टोरी बुक आप लोग देखोगे कि जब आप बचपन में थे तो स्कूल का जो लाइब्रेरी होता था उसके अंदर आपका कॉमिक्स वगैरह रखा हुआ रहता था, फिर आपका चंपक वगैरह वाला किताब रखा रहता था।
दोस्तों, ये इस वजह से रखा रहता था ताकि जब बच्चे लाइब्रेरी के अंदर आएंगे और वो स्टोरी बुक पढ़ेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, रीडिंग हैबिट डेवलप होगा। जब एक बार रीडिंग हैबिट डेवलप हो गया तो बच्चे क्या हो गए, लाइब्रेरी आना स्टार्ट करेंगे और लाइब्रेरी को क्या मिलेगा, यूजर मिल जाएगा। लाइब्रेरी को क्या मिल जाएगा, उसको पहला यूजर मिल जाएगा। यानी अब बच्चा कॉलेज में भी जाएगा तो भी लाइब्रेरी जाना पसंद करेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा तब भी लाइब्रेरी जाना पसंद करेगा। तो शुरुआत में जो लाइब्रेरी का आदत दिलाता है वो कौन दिलाता है दोस्तों, तो आपका स्कूल लाइब्रेरी दिलाता है। जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है उसके अंदर जनरली सिंपल रेफरेंस बुक रखा जाता है, पिक्चर बुक रखा जाता है, टेक्स्ट बुक रखा जाता है, स्टोरी बुक रखा जाता है। स्टोरी बुक इस वजह से रखा जाता है ताकि बच्चों को क्या है, मजा आए। पढ़ने का आदत अगर कोई भी डालता है तो वो कौन डालता है आपका, तो स्कूल लाइब्रेरी डालता है। स्कूल लाइब्रेरी का एक और पर्पस होता है कि वो बच्चों के इमेजिनेशन पावर को क्या करता है, इंक्रीज करने के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज लाइब्रेरी। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है दोस्तों, इसके अंदर यूजी के बच्चे आते हैं, पीजी के बच्चे आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है इसके अंदर जैसे मान के चलिए आप कर रहे थे बीए, आप कर रहे थे बीए म्यूजिक में, या आप कर रहे थे मान के चलिए बीटेक, तो आपका क्या होता है, सेमेस्टर होता है या ईयरली प्रोग्राम होता है। तो या आप मान के चलिए आप कर रहे थे ब्लिस कर रहे थे, तो ब्लिस के अंदर मान के चलिए आपका 10 सब्जेक्ट है। तो जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होगा उसके अंदर ये 10 सब्जेक्ट जो आपके लगे हुए हैं उस ईयर में, उसका क्या होता है, किताब होता है, ताकि जब आप लाइब्रेरी जाओगे उन सारे सब्जेक्ट की किताब को आप निकाल के पढ़ सकते हो और आप सेमेस्टर में अपना जो भी आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसमें क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है वहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक मिलता है। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है वहाँ पे आपके बुक बैंक भी होते हैं, जनरल्स भी होता है और कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन मटेरियल भी मिलता है। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है इसका मेन पर्पस होता है आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करना। क्या करना, आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करना, आपका जो भी सब्जेक्ट लगा हुआ होता है उसको पास करवाना आपको। इसी वजह से तो मैंने बोला जैसे आपका बीए म्यूजिक, तो बीए म्यूजिक के आपके फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, तो जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होगा उसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट का क्या होगा, किताब होगा। आप लाइब्रेरी जाओगे, आप अपने बुक बैंक जाओगे, वहाँ से वो 5 किताब को क्या करोगे, इशू कर लोगे, आप आराम से पास कर जाओगे। तो स्कूल लाइब्रेरी किस लिए था, आपको आदत लगाने के लिए था कि आप लाइब्रेरी आओ, आपके इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए था। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी है ये क्यों है, तो जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी है दोस्तों ये इस वजह से ताकि आपका जो भी सेमेस्टर में पेपर लगा है उसको क्या किया जा सके, पास करवाया जा सके, आपको हायर स्टडी के लिए क्या किया जा सके, तैयार करवाया जा सके। दोस्तों देखो, फिर होता है आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। दोस्तों याद रखना, जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है ये आपका रिसर्च ओरिएंटेड होता है। ये क्या होता है, आपका रिसर्च ओरिएंटेड होता है। और ये जो लाइब्रेरी होता है आपका एडवांस लेवल का लाइब्रेरी होता है। इसके अंदर जितने भी रेयर बुक होते हैं, जितने भी रिसर्च जर्नल होते हैं, थेसिस वगैरह होते हैं, डिजिटल डेटाबेस वगैरह होता है, सब रहता है। तो जितने भी आपके पीएचडी वाले स्टूडेंट होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर। तो देखो, स्कूल लाइब्रेरी का क्या काम था, आप बोलोगे पढ़ने का आदत लगाना, कॉलेज लाइब्रेरी सेमेस्टर पास करवाना, और जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है दोस्तों ये आपका रिसर्च में काम करता है। किस में काम करता है, रिसर्च में आपको हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है इसका फंक्शन होता है कि ये आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। जो भी स्टूडेंट है, टीचर है, उसको क्या करवाएगा, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा, बुक प्रोवाइड करवाएगा, रेफरेंस बुक प्रोवाइड करवाएगा। जो टीचर्स होते हैं उनको लर्निंग सपोर्ट देता है ताकि जो क्लासरूम में जब टीचर जाए तो वो अपने बच्चों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा पाए। रिसर्च सपोर्ट, जो भी हमारे पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको न्यू नॉलेज को क्रिएट करने में क्या करता है आपका लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी क्या करता है, हेल्प करता है, उनके रिसर्च को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो आपके बुक हैं उसको क्या करना है, प्रिजर्व रखना है ताकि आप फ्यूचर के लिए भी क्या कर सको, यूज कर सको। साथ में जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है यहाँ पे आपको डिजिटल एक्सेस भी दिया जाता है, जैसे कि ई बुक, ई जनरल, डेटाबेस वगैरह, इसका भी आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे ढूंढा जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, अगर आपसे लास्ट में कंक्लूड करना हो, आप लोग लास्ट में कंक्लूजन भी लिखोगे। क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी है
है वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम का क्या है, बैकबोन है। अगर आपका एकेडमिक लाइब्रेरी नहीं होगा तो आपका क्वालिटी एजुकेशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। जो आपका रिसर्च है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। क्या होता है आपका, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसी टाइप से आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पे हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है। इसी टाइप से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म बिब्लियोग्राफी, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स विथ एग्जांपल। इसका यहाँ पे देखिए हिंदी में। तो आप क्या कीजिए, सैम्पल पेपर वाला जो हमारा टेस्ट सीरीज है इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 9430851094 पे, ठीक है। जिससे आप लोग को क्या होगा, ये सैम्पल पेपर मिलेगा। इसमें आपको आंसर राइटिंग का तरीका वगैरह सब चीज़ बताया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। टोटल आपको 30 सैंपल पेपर मिलेगा। एक सैंपल पेपर में आपके सामने 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, साथ में आपका 40 एमसीक्यू होगा। टोटल आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके आधार पर होगा। इसका प्राइस है आपका 499। टोटल इसके अंदर 30 सैंपल पेपर विथ आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं यूट्यूब पे इन सारे क्वेश्चंस को क्या करवाऊंगा, इसी टाइप से एक्सप्लेन करवा दूंगा। तो ये एक तरह का डेमो वीडियो है। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं इसी टाइप से आप लोगों को सारा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो आपका सीबीएसई वाला बुक है आप लोग बोले हो तो मैं उसको हिंदी और इंग्लिश में भी करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपका रिजल्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल का भी नाम होगा। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव तो कर लोगे लेकिन आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपके लिए और क्या हेल्प कर सकता हूँ।